जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया एक बेहतरीन टॉपिक जो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 होगा और इसमें हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ फार्मूला को मैनिपुलेट करना सीखेंगे, साथ में ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू होता है 1। जैसा कि हम लोग दो फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, तो ये थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। यानी कि हम लोग सेक स्क्वायर ऑफ थीटा को लिख सकते हैं 1, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा। एक फार्मूला यहाँ से, दूसरा यहाँ से। और अगर हमें tan स्क्वायर ऑफ थीटा लिखना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले 1 को यहाँ पे ले आना होगा, यानी माइनस हो जाएगा और ये tan पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये +1 है तो -1 यहाँ पे आ जाए और इसको हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा। यानी tan स्क्वायर ऑफ थीटा के लिए आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं मैनिपुलेशन के दौरान, tan स्क्वायर ऑफ थीटा और इक्वल टू लिखेंगे सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। tan स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1। अगर हमें केवल tan थीटा की वैल्यू लिखनी है तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1। यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे, हमने कई सारा फॉर्मूला सीखा। और यहाँ पर एक बार और मैं बता दूं कि आप केवल सेक थीटा के वैल्यू लिखना चाहते तो यहाँ पर लिख सकते थे प्लस माइनस √1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो एक फार्मूला यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, ये इस प्रकार से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला फार्मूला, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। ध्यान देंगे, कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, जो पॉजिटिव है ही, और ये माइनस है तो +1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से भी एक फार्मूला बना, और इसी को अगर हम लोग ओनली लिखना चाहें कॉसेक ऑफ थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखना होगा प्लस माइनस √1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। हालांकि आपके बुक में प्लस माइनस नहीं भी दिया हो तो कोई बात नहीं है, आप दें या नहीं दें, लेकिन देना अच्छा है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है। तो चूंकि हम लोग को ऐसे भी लिखेंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं, अगर हमें कॉट के बारे में लिखना होता तो क्या लिख सकते थे। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो हमें कॉट लाना है, 1 को इधर बुलाना होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1 करेंगे तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1, या इसी को आप सीधा कर लें तो लिख सकते हैं इसलिए कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1। या केवल कॉट थीटा का वैल्यू लिखना होगा तो प्लस माइनस √ओवर कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों फार्मूला के बाद भी एक कॉन्सेप्ट छिपता है जो हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ करना होता है, खास करके ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ वाले प्रॉब्लम में। तो आइए देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ध्यान दें, यानी कि हम ऑलरेडी जानते हैं सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक बात ध्यान रखेंगे, 1 के बदले में कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी 1 के इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दें, इसी चीज़ को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते थे tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ 1। दोनों तरफ अगर हम निगेटिव ले लें तो कुछ ऐसा इक्वेशन ये दिखेगा, यानी tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। यानी कहीं कहीं आवश्यकता पड़ जाती है कि -1 के बदले में हमें लिखना होता है तो हम ये लिखते हैं tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। एक तो ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, यानी कि वहाँ पे जैसे कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस
कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू वंस अगेन -1। ध्यान दें, मैंने दोनों फार्मूला को उलट दिया, साइन भी रिवर्स हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक बात और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप किसी फार्मूला को जब यूज़ करें तो आप हमेशा ध्यान दें कि किस जगह 1 के बदले हमें क्या लिखना है। यानी कि जब कोई आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हों आप और वो जो टर्म है सेक और कॉसेक में दे रखा हो, से कॉट और कॉसेक में दे रखा, तो वहाँ पे ये वाला आइडेंटिटीज़ यूज़ करें। अगर सेक और टैन की तरीके से यूज़ किया गया हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें, अदरवाइज आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर हमें बारीकी से नज़र दौड़ाना होगा। आइए देखते हैं एक और दो कॉन्सेप्ट जो इसके लिए बहुत यूज़फुल है, ध्यान देंगे, यानी मेमोरी बूस्टर। मेमोरी बूस्टर कैसे हम याद कर पाएंगे इन फार्मूला को, तो थोड़ा हम लोग ये भी सीखते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, आप देखें CC और यहाँ पे देखिए ST, ध्यान देंगे तो याद रखेंगे ST, यानी कि याद रखने का तरीका S2 T2 इक्वल टू 1, याद रखने का तरीका, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखिए C2 कितना हो जाएगा जी 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो आपके ब्रेन में एक ग्राफ बनाते हैं जिससे आप किसी भी फॉर्मूला को ईजियली डन कर सकते हैं, ईजियली याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान दें, S2 T2 1, दैट मीन्स सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ टैन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दें, कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग इसका मेमोरी बूस्टर बनाकर याद कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आप देख पा रहे होंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी AB और C। अगर मैं यहाँ पे थीटा को रख दूँ और यहाँ चूँकि समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्म। और आप इसे थीटा के हिसाब से आप इसे कह सकते हैं आधार और इसे आप कह सकते हैं लंब। लेकिन जब आप पहला एक्सरसाइज करेंगे शुरू तो आपको एक दिक्कत होगी कि कुछ इसमें नंबर्स दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 4 और ये 5। तो ये तो छोटे नंबर्स हैं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे कैलकुलेशन करते वक्त जो कि बड़े नंबर होंगे। तो इन बड़े नंबरों को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स। तो आइए देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे लिखाया जाएगा। देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑड नंबर्स का, यानी ऑड नंबर्स का अर्थ होता है बच्चों विषम संख्याओं का, यानी विषम संख्याओं का पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना। विषम संख्याओं ऑड नंबर्स, यानी ऑड नंबर यानी विषम संख्या, इसका हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। और दूसरा लिखना है इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर। तो आपके चैप्टर में जो ऑड नंबर है कुछ ज़्यादा दिया है और इवन नंबर बहुत कम दिया है। तो इवन नंबर में कुछ होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो मैं उसे सिंपली रिटन डाउन कर दूंगा। लेकिन ऑड के लिए मैं सिखा दे रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट जो ही बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, जो आपको लिखने में हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑड नंबर ले रहा हूँ। मान लीजिए हमें जो भी ऑड नंबर लेना होगा तो नंबर हमें लेना होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ से कंडीशन ये है, यहाँ से हमें एक नंबर लेना होगा। तो पहले मैं नंबर एक चूज़ कर रहा हूँ 3। तो स्टेप पहला क्या है, 3 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9। इस 9 को हम 2 भाग में बांटेंगे जिसमें अंतर कितना का हो बच्चों, 1 का। तो यानी हम लिख सकते हैं 5 और 4। तो यानी पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन के आ गया बच्चों, 3, 4, 5। ये एक बन गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आइए देखते हैं दूसरा। अगर मान लीजिए हमें 5 से स्टार्ट करना है तो फिर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 25। तो 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट को अगर डिवाइड करेंगे 2 भागों में जिसमें 1 का अंतर हो, तो एक होगा 12 और एक होगा 13। देखिए तो 12 और 13 को जोड़ने पर 25 आ जाएगा। तो दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन के आ गया 5, 12 और 13। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आसान तरीका। अगर हम 7 को देखें तो 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 49। इसे हमें 2 भागों में बांटना है जिसमें अंतर 1 हो।
तो 49 को 2 भागों में बांटेंगे तो 24 और एक हो जाएगा 25, यानी कि लिखने का तरीका 7, उसके बाद में 24 और 25। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट को प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम एक नंबर विषम संख्या 9 ले रहे हैं तो 9 का स्क्वायर होगा बच्चों 81। 81 को 2 भागों में बांटिए तो एक ले सकते हैं 40 और एक ले सकते हैं 41। 40 और 41 को जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। अर्थात एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना 9, 40 और 41। यानी ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मोस्ट यूजेबल है आपके बुक में। यानी ये जो 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इतना ही फिलहाल याद रखें, इसके बाद वाला आप बना सकते हैं। और इवन नंबर में भी याद रखेंगे, इवन नंबर में यानी कि इवन नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसको ध्यान दीजिए। इसमें हमें कुछ जानकारी वाले हैं। जो सबसे पहले होता है 6, 8 और 10, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बराबर आप लोग को ध्यान में रखना है। 6, 8 और 10 यानी इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर ये हम लोग जानते हैं यानी कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और ये 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे हैं जिसका पहले एक्सरसाइज में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अकॉर्डिंग टू आपके एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हमें एक चीज़ और सीखना है आपके एक्सरसाइज के हिसाब से कि लंब, आधार और कर्ण को पहचानना। तो आइए बच्चों सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब को पहचानना। आधार और लंब को पहचानना, आधार और लंब को पहचानना, लंब को पहचानना। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे प्रॉब्लम होती है आप लोगों को कि आप लोग को ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर पता नहीं चलता है। तो आइए सीखते हैं। आप एक देख रहे हैं कि छोटा सा एक ट्रायंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपको सी, ये हो गया आपको थीटा। थीटा अगर यहाँ पर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ध्यान दें बच्चों, अगर यही थीटा, मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ये थीटा यहाँ ना होकर यहाँ हो, तब देखिए थीटा से नज़दीक है ये, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपको लंब। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि थीटा के अनुसार लंब और आधार परिवर्तनशील है। देखिए यहाँ पे देखिए आधार यहाँ है और यहाँ पे लंब यहाँ है। यहाँ पे देखिए आधार ऊपर आ गया और लंब नीचे चला गया। इस चीज़ को आप समझिए और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बोलता है कि आप साइन थीटा का मान निकालिए। साइन ऑफ थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए लंब कौन सी होगी बच्चों, ए बी, और कर्ण कौन सा होगा बच्चों, ए सी। और यहाँ पर देखिए तो साइन ऑफ थीटा का मान, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालिए। थीटा के लिए लंब कौन सी है बच्चों, ये, यानी कि लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि थीटा के अनुसार लंब और आधार परिवर्तनशील है, लेकिन कर्ण आप देखिए, कर्ण कभी भी परिवर्तनशील नहीं होगा। ये आपको 90 डिग्री समकोण दिखाई दे रहा है। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण बनी रहेगी। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल आधार और लंब थीटा के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।